तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसमें आज हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे यूनिट टॉपिक के ऊपर। हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होती है, यूनिट की हमें ज़रूरत क्यों है, यूनिट के टाइप्स क्या होते हैं वगैरह। तो शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले कि यूनिट क्या होती है बेटा जी। अगर हम बुक की भाषा में बात करें तो यूनिट जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस है विच इज यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले यूनिट होती क्या है लिख लेते हैं। इट इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसकी मदद से फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है। लेकिन ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है क्या सर, ये ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें ये समझ नहीं आया। ये तो किताबी भाषा है, थोड़ा सा इसे बढ़िया से समझाइए। तो चलिए समझते हैं इसे। तो देखिए बच्चे, जो मान के चलिए कि अगर हम आपसे पूछें कि आपके पास कितना अनाज है, कितना इस समय आपके पास आटा है, चावल है या कुछ सब्जी है, तो कोई कहेगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा चावल है, मेरे पास बहुत ज़्यादा आटा पड़ा हुआ है, मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्जी पड़ी हुई है। कोई कहेगा मेरे पास बहुत ही कम चावल है, बहुत ही कम आटा या बहुत कम सब्जी जो है पड़ी है घर में। अब इससे मुझे पता नहीं लगेगा उनके पास इसकी क्वांटिटी क्या है। हो सकता है जो आदमी कह रहा था कि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा चावल, आटा या सब्जी, ये चीज़ें मेरे पास घर में बहुत पर्याप्त मात्रा में पड़ी हुई है, बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पड़ी हुई है, तो वो इसलिए कह रहा होगा। हो सकता है वो सिंगल आदमी रहता हो, ठीक है, आप लोगों की तरह। और सिंगल आदमी के लिए बेटा जी 2 किलो आटा भी बहुत है, आराम से 5-6 दिन जो है वो खींच लेगा। लेकिन दूसरे दूसरे तरीके का आदमी हो सकता है मेरे जैसा, फैमिली वाला आदमी, घर में 4-5-6 मेंबर रहते होंगे बेटा जी, और 2 किलो आटा जो है बेटा जी शायद 1-2 दिन भी ना चल पाए। एक दिन चल जाए बहुत बड़ी बात हो जाए बेटा जी। तो मेरे लिए वही 2 किलो आटा बहुत कम हो सकता है। और हो सकता है एक आदमी हो जिसके घर में पूरा कुनबा रहता हो बेटा जी, 80-90 फैमिली का घर परिवार हो, तो उसे हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि जिला भी घोषित कर सकते हैं इतने अगर लोग रह रहे हैं तो। लेकिन उनके लिए बेटा जी ये जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है। तो सेम अमाउंट ऑफ वीट, राइस या समथिंग कुछ भी आप कह लीजिए, वो जो है अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होती है। अगर वो किसी चीज़ को बेटा जी ऐसे बताने की कोशिश करता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, कम है, और या बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तो हम उससे कभी भी नहीं पता लगा पाएंगे उसकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी बच्चे से पूछें कि भाई तुम्हारे मार्क्स जो हैं कितने आए टेस्ट में, तो कोई बच्चा कह सकता है मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स आए। लेकिन हो सकता है वो बेचारा हर बार बॉर्डर लाइन में ही स्कूल में पास हो रहा हो, और इस बार वो 50 नंबर लेके आ गया हो फाइनल एग्ज़ाम में और खुश हो रहा हो कि यार इस बार तो बहुत ज़्यादा नंबर आ गए। और दूसरा एक बच्चा कह सकता है कि सर मेरे बहुत ही ख़राब मार्क्स आए हैं। लेकिन हो सकता है कि वो पूरे साल स्कूल में 90-95 नंबर ला रहा हो, और इस बार 80-85 नंबर लाया है और उसे लग रहा है कि 80-85 नंबर भी बहुत कम है। अब देखिए 80-85 भी किसी के लिए बहुत कम है और 50 भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को बेटा जी ऐसे सब्जेक्टिव वे में बेटा जी बताएंगे, तो कभी भी हमें उसकी एक्चुअल मात्रा का कोई भी आइडिया नहीं लग पाएगा। तो किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल आइडिया लेने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की ज़रूरत है। पहली बात तो रेफरेंस की ज़रूरत है, हमें रेफरेंस की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या, मान के चलिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक बोर्ड है, या मेरे पास एक ज़मीन है जिसकी जो क्या कहते हैं लंबाई और चौड़ाई है बेटा जी, वो जो है 50p×50p है। तो आप नहीं बता सकते कि 50p×50p सर ये कितनी ज़मीन है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 1p का मतलब है बेटा जी इस पेन की लंबाई, तो फिर तुम अनुमान लगा सकते हो कि 50p×50p की ज़मीन कितनी बड़ी है और मैं कितनी संपत्ति का मालिक हूँ। लेकिन अगर आपको ये पी की वैल्यू पता ही नहीं होती, आपको नहीं पता होता कि 1p का मतलब है इस पेन की लंबाई, तो 50p×50p का मतलब 50p×50p का आपके लिए कोई भी मतलब नहीं बनता।
तो आपको किसी भी चीज़ को नापने के लिए बेटा जी एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, एक ऐसी वैल्यू की ज़रूरत होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि उसकी यूनिट वैल्यू क्या है, या वो फील कैसे होती है, वो यूनिट वैल्यू कितनी भारी है, कितनी बेटा जी लेंदी है, या कि समय के हिसाब से कि वो कितना बेटा जी ज़्यादा बड़ी फील होती है, छोटी फील होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें स्टैंडर्ड रेफरेंस की क्यों ज़रूरत है? अब स्टैंडर्ड रेफरेंस की इसलिए ज़रूरत है कि जैसे कि आप में से कोई लोग कभी अपने गांव वगैरह गए होंगे, जैसे मैं अपने गांव में गया था, तो हमारे गांव में ज़मीन जो है वो कट्ठे में नापी जाती, कट्ठे में। और पापा हमारे बता रहे थे कि हमारे पास जो है 25 कट्ठा ज़मीन है। अब अगर आपको, जैसे मुझे पता है चलो 25 कट्ठा कितना है, मेरे पापा को पता है 25 कट्ठा कितना है, कि भाई 25 कट्ठा जो होता है इतना बड़ा होता है करीब करीब, तो मेरे नाम पे 25 कट्ठे ज़मीन है, ठीक है। लेकिन अगर ये मेरे गांव वालों को भी पता होगा, मेरे गांव में लोकल यूनिट चलती है भाई कट्ठा, तो ठीक है जी, उनको भी पता होगा। लेकिन अगर मैं यही यूनिट बेटा जी अमेरिका में जाके बोलने लगूँ कि आई एम द ऑनर ऑफ 50 कट्ठा लैंड, और ही विल सर्च इन द गूगल मैप और गूगल रिजल्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय कट्ठा, और कट्ठे की जगह दिखा दी उन्होंने अगर उल्लू का पट्ठा बेटा जी, तो फिर बेटा जी दिक्कत हो जाएगी। फिर वो उनको पहली बात उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो गया। या कई बार आप लोग देखते होंगे, कभी तरबूज वगैरह आपने लिया हो तो 5 किलो तरबूज को वो धड़ी कहते हैं बेटा जी। तो मम्मी लोग जो हैं हो, होती हैं, या वाइफ लोग जो वगैरह होती हैं, आप लोगों की तो नहीं होगी लेकिन होती हैं बेटा जी, तो वो तरबूज वगैरह जो लेती हैं वो धड़ी में लेती हैं। लेकिन आप किसी और जगह में जाके, मतलब देश के बाहर जाके कहीं पर कहते हैं कि ज़रा गिव 1 धड़ी तरबूज प्लीज़, मतलब वाटरमेलन प्लीज़, तो ही विल सर्च धड़ी, तो धड़ी की जगह हो सकता है उसे कहीं धड़ दिखा दें, यहाँ पर बॉडी दिखा दें बेटा जी, और फिर वो थोड़ा डर जाएंगे, भैया किस तरीके का आदमी है, भैया मांग क्या रहा है, तरबूज मांग रहा है कि अपर बॉडी मांग रहा है। तो अगर हम ऐसी रेफरेंस यूनिट को यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए जो दुनिया वाले नहीं जानते हैं, तो फिर उस यूनिट को हम बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बेटा जी वो रेफरेंस होता है जिसकी वैल्यू सबको पता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर सबको पता है कि 1 फुट लगभग कितना होना चाहिए, सबको एक आइडिया है कि 1 मीटर कितना होना चाहिए, सबको एक आइडिया है कि 1 सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, सबको लगभग इसका आइडिया है। सबको आइडिया है कि 1 किलोग्राम कितना फील होता है, सबको आइडिया है कि 100 किलो कितना हो सकता है, सबको आइडिया है कि 1 टन कितना भारी हो सकता है, सबको आइडिया है कि 1 मिनट कितना फील होता है समय वाइज, सबको आइडिया है कि 1 साल कितना लंबा समय है बेटा जी। तो ये कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड हैं बेटा जी जो आपको यूज़ किए जाते हैं, और ये कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड हैं जो कि हर कोई जानता है। तो यूनिट फाइनली क्या होती है? ये रेफरेंस स्टैंडर्ड होती है, ताकि सब के सब बेटा जी जानते हो इस यूनिट को, सब के सब जानते हैं इसलिए स्टैंडर्ड है, और इन्हें रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी बेटा जी। अब फिजिकल क्वांटिटीज में यूनिट कैसे यूज होती है, तो हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी का बेटा जी रिप्रेजेंटेशन, तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है बेटा जी। एक होती है बेटा जी न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर देना पड़ता है उसे मेजर करने के लिए, और एक होती है बेटा जी यूनिट। जैसा कि हमने बताया, मान के चलिए मैं आपको अपना वजन बताऊं 63 किलोग्राम, तो 63 इज ए नंबर, किलोग्राम इज ए यूनिट। लेकिन मैं अपने इस वजन को बेटा जी 63 किलोग्राम को 63,000 ग्राम भी लिख सकता हूं, या 63 मिलियन मिलीग्राम भी लिख सकता हूं। अब ये जो क्वांटिटी है बेटा जी, ये जो वजन है, ये तीनों चीजें जो हैं सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं बेटा जी। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो जैसे जैसे यूनिट जो है बेटा जी छोटी होती जा रही है, वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं बेटा जी बड़ी होती जा रही हैं, रिप्रेजेंट वो सेम क्वांटिटी को कर रही है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि इफ फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट रखें, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जो है यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे? तो क्लियरली हम देख सकते हैं
कि ग्राम जो है किलोग्राम से 1000 टाइम्स कम है, मिलीग्राम जो है ग्राम से 1000 टाइम्स कम है। और अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 टाइम्स पहले बढ़ी जैसे ही हम किलोग्राम से ग्राम की तरफ पहुंचे, या ग्राम से मिलीग्राम की तरफ पहुंचे तो 1000 टाइम्स और बढ़ गई। यानी कि अगर यूनिट 1000 टाइम्स कम हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ रही है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यूनिट के बेटा जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये है बेटा जी हमारे सीबीएसई यूपी पीएमटी के 2004 का सवाल। यूपी पीएमटी 2004 में ये सवाल पूछा गया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फिजिकल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है बेटा जी वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यूनिट पर कैसे डिपेंड करती है बेटा जी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। या हम लोग बेटा जी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि NU जो है वो टेक्निकली कांस्टेंट होता है, या कई बार हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि N1U1 बराबर होता है N2U2 के बेटा जी। N1U1 बराबर होता है N2U2 के। इसका हम लोग आगे के लेक्चर्स में बेटा जी यूज देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, काम आती है बेटा जी, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले अब हम लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि यूनिट क्या होती है। यूनिट इट इज़ द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की। यूनिट जैसे जैसे जितनी गुना बढ़ती है न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी गुना छोटी होती है। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अगर वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को दिखा रही हैं तो, रिप्रेजेंट कर रही हैं तो। या n इंटू यू कॉन्स्टेंट होता है हम कह सकते हैं, या इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी कि भाई अगर n इंटू यू कॉन्स्टेंट है तो N1U1 भी कॉन्स्टेंट के बराबर होगा, N2U2 भी कॉन्स्टेंट के बराबर होगा, यानी कि N1U1 बराबर होगा N2U2 के। फिर अगर हम बात करें कि यूनिट होती कितनी तरीके की है बेटा जी, तो उस पर बात करते हैं। तो बेटा जी अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट की। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, या अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की भी हम कह सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को या यूनिट्स को 3 पार्ट्स में या 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है बेटा जी। सबसे पहली होती है बेटा जी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। दोनों का मतलब सेम है हिंदी में। फंडामेंटल का मतलब मूल, बेस का मतलब होता है वो भी मूल। फंडामेंटल का मतलब मूलभूत होता है बेटा जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज बेटा जी। तो क्या होती है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज? देखिए वो क्वांटिटीज जो और किसी फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव नहीं की जा सकती, उन क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज कहते हैं। तो दो क्वांटिटीज which cannot be derived from other base quantities। अब इनकी संख्या, इनका नंबर जो है समय टू समय चेंज होता रहता है। पहले 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज मानी जाती थी, मास, लेंथ और टाइम। उन्हीं को माना जाता था कि बेटा जी वही फिजिक्स के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। लेकिन अब जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी जाती हैं बेटा जी दुनिया में। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। टोटल जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। और फिजिक्स के इन 7 फंडामेंटल, अगर हम बात करें बेटा जी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो दे आर थारा फॉर ए रीजन। आप देख ही रहे हैं टोटल इनके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 ही क्यों मुझे नहीं पता,
लेकिन हो सकता है शायद 7 आसमान होते हैं, 7 अजूबे होते हैं, 7 दिन होते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी का नंबर भी 7 ही है, तो शायद इसलिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती होंगी। लेकिन फिर भी देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अगर लाइन से बात करें तो पहले 3 तो बेटा जी फिजिक्स के ब्रह्मा विष्णु महेश ही कहूँगा मैं उन्हें, वो है मास, लेंथ, टाइम। उसके सिवा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये थर्मोडायनेमिक क्या है ये आगे आप समझेंगे जैसे जैसे 11वीं में आप आगे बढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, कई तरीके के करंट होते हैं बेटा जी, पानी बहेगा तो वाटर करंट, और चार्ज बहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट, हवा बहेगी तो एयर करंट बेटा जी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी, और लुमिनियस इंटेंसिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है बेटा जी, उनको हम लोग कहते हैं बेटा जी फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट। कौन कौन सी बेस यूनिट होती है सबकी बता देते हैं बेटा जी। मास की होती है किलोग्राम, कैपिटल के स्मॉल जी। लेंथ की होती है बेटा जी, या सबको ऐसे लिख देते हैं लाइन से, मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर स्मॉल एम, टाइम की स्मॉल एस सेकंड। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर साइंटिस्ट के नाम पर है इसलिए कैपिटल के। किलोग्राम का जो कैपिटल के है वो बेटा जी केल्विन वाला के नहीं है, वो जो है बेटा जी किलो के लिए कैपिटल के लगाया जाता है, वो प्रीफिक्स है एक तरीके का। उसके सिवा इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर में नापा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री जिन्होंने 10th में पढ़ी है मोल में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिससे बेटा जी 11वीं 12वीं में ज़्यादा मुलाकात नहीं होने वाली, कैंडिला में। सीडी का मतलब जनरली लोगों को नहीं पता होता तो इसका मतलब लिख देते हैं कैंडिला बेटा जी। तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये हमें लर्न करनी होती है स्कूल में 11th में, ये पूछी भी जाती हैं। फिर दूसरे तरीके की क्वांटिटीज होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो कहलाती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं या डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि बेटा जी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखी जा सकती है या उनसे डिराइव की जा सकती है बेटा जी। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं इज जस्ट लाइक एलिमेंट, या आप उन्हें एटम की तरह कह सकते हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड टाइप कह सकते हैं, कि इन्हें बनाया नहीं जा सकता किसी और चीज़ से। ऑक्सीजन के एटम को तुम हाइड्रोजन एटम से नहीं बना सकते हो बेटा जी, या हीलियम के एटम से नहीं बना सकते, ऑक्सीजन नेचर में बना बनाया आया है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज को हम लोग मानते हैं हम लोग कि फिजिक्स में बने बनाए आए हैं और बाकी सारी चीज़ें इनसे मिलके बनी हैं। जैसे कि दुनिया में कितने सारे केमिकल कंपाउंड है, वो सारे के सारे जो केमिस्ट्री में 117 या 118 एलिमेंट्स हैं, जहाँ नेचर में अगर बात करें तो नेचुरल एलिमेंट्स 91 एलिमेंट्स से बेटा जी उन्हीं से मिलकर बने हैं। तो ऐसे ही हम ये मानते हैं फिजिक्स में कि सारी के सारी डिराइव क्वांटिटीज जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलके बनी हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज होती हैं which can be expressed in terms of base quantities। अब सर कितनी डिराइव क्वांटिटीज होती हैं? डिराइव क्वांटिटी तो बेटा फिजिक्स में बहुत हैं, उनकी कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, ये बढ़ते ही जा रही हैं फिजिक्स में, नई चीज़ फिजिक्स में आती जाती है और डिराइव क्वांटिटीज की जो नंबर हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। तो कुछ एक दो एग्जांपल, बहुत एग्जांपल मिलेंगे, जैसे ही हम आगे डायमेंशन एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ेंगे वहाँ पर हमें खूब एग्जांपल मिलेंगे, तब आपको डायमेंशन तब हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे लास्ट में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पर, लेकिन उससे पहले क्लियर कर लीजिए
फिजिकल क्वांटिटीज थ्री टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो कि किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी से नहीं बनाई जा सकती। उनकी टोटल संख्या 7 है। ऐसा नहीं है कि उनकी संख्या हमेशा से ही 7 होती है, पहले 3 होती थी, अभी 7 है। साइंटिस्टों में लड़ाई चल रही है, वो मोल को इसमें से हटाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के संख्या 6 हो जाए। आप में से कोई आगे चल के बेटा जी बड़ा फिजिसिस्ट बन जाए और बेटा जी हो सकता है कि 7 की जगह इनकी संख्या 8, 9, 10 हो जाए बेटा जी। तो इनकी कोई संख्या ऐसी बात नहीं है कि फिक्स ही रहेगी हमेशा 100-150 सालों तक। नई कोई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो गई जो कि इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में नहीं लिखी जा सकती, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है बेटा जी। या जैसे कि हमने कहा मोल पर बातचीत चल रही है, हो सकता है कि मोल को लास्ट में हटाया भी जाए और लास्ट में 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाए आगे आने वाले 5-10 सालों में बेटा जी। डेराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जो कि एक्सप्रेस की जा सकती हैं इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। एक एग्जांपल बता देता हूं जो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है, फोर्स, वर्क, मोमेंटम, पावर, एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब बेटा जी आपकी डेराइव क्वांटिटीज के अंदर आती हैं। ये जो क्वांटिटीज होती हैं ये बेटा जी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं। जैसे कि बेटा जी केमिस्ट्री में कंपाउंड जो है एलिमेंट से बनते हैं, एटम से बनते हैं, वैसे ही बेटा जी फिजिक्स में जो आपकी डेराइव क्वांटिटीज होती हैं वो बेस क्वांटिटीज से बनती हैं। फिर इसके बाद आता है बेटा जी सबसे अंडररेटेड टॉपिक या सबसे अंडररेटेड टाइप ऑफ क्वांटिटीज, जिन्हें हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिस पर बेटा जी नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, नीट 2023 में भी क्वेश्चन आया था, जिसमें बच्चे जनरली फंस जाते हैं। तो जरा सा उसकी बात करते हैं बेटा जी। इसके सिवा याद रखिएगा, अगर आपको कहें व्हाट डू यू मीन बाय डेराइव यूनिट या व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अदर फंडामेंटल या बेस यूनिट बेटा जी। कोई पूछे डेराइव यूनिट, तो डेराइव यूनिट आर दोज यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर बेस यूनिट। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की जो यूनिट होगी वो सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएगी। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती जरा समझते हैं। इसके नाम नहीं पता लग रहा है कि टेक्निकली ये है क्या। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेटा जी, शायद आप लोगों ने जब 9th-10th में थे तो आप लोगों ने मैथ में कोई सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज करी होगी, कोई सप्लीमेंट्री बुक लगाई होगी बेटा जी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। कोई बच्चा जिम वगैरह जाता होगा या जिम जाने वाला होगा तो कहा जाता है कि थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान रखने के साथ साथ थोड़ा सा कुछ सप्लीमेंट्स भी खा लेने चाहिए। या अब आप लोग तो टीवी वगैरह नहीं देखते होंगे, पढ़ने से आपको समय कहाँ मिलता होगा, लेकिन फिर भी जैसे कि आप लोगों ने एक आता था रिवाइवल की ऐड आती थी बेटा जी, वो मल्टीविटामिन की ऐड होती थी। सिंपली उसमें क्या कहते थे कि आप खाना पीना खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि दुनियादारी में बेटा जी आप ठीक से खाना खा पी नहीं पा रहे होंगे, जिसके कारण आपके शरीर में कुछ विटामिन की कमी हो रही होगी, या कोई ऐसी किसी और चीज़ की बेटा जी जो खाने पीने से आपकी पूर्ति नहीं हो रही होगी। तो आप ऐसा करिए, मल्टीविटामिन खा लीजिए, कैल्शियम सैंडोज वगैरह खा लीजिए, जिससे आपकी वो कमी पूरी हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते आप लोग कि आप ये सोचें कि चलो ठीक है मैं खाना ही ना खाऊं, सिर्फ ये मल्टीविटामिन खा के और अपने काम पे निकल जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था सप्लीमेंट्री बेटा जी, आपको मेन काम तो करना ही करना है। और सप्लीमेंट्री अगर आप बेटा जी काम कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से अपना काम करते हैं, उसे समझते हैं, उससे सब कुछ करते हैं बेटा जी, तो वो आपके लिए एनफ है। लेकिन कोई सप्लीमेंट्री बुक लगाता है तो उससे करने से क्या होता है, उसमें बेटा जी मैथ में ग्रिप अच्छी बनती है या सब्जेक्ट में ग्रिप अच्छी बनती है। ऐसे ही जो जिम जा रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सप्लीमेंट्स खाए। खाने को अगर बढ़िया से खाता है बेटा जी, खाने को बढ़िया से एनालाइज करके खाता है, ठीक से खाना खाता है बेटा जी, या जो रोज़मर्रा के काम करने वाले आदमी होते हैं, जैसे कि मुझे देखिए, मैं तो नहीं खाता कोई सप्लीमेंट बेटा जी, नॉर्मल ही खाना खाता हूँ, तो हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो सप्लीमेंट क्या होते हैं, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है और आप इन्हें मेन चीज़ों से रिप्लेस भी नहीं कर सकते। नाम से पता लग रहा है दीज आर सप्लीमेंट बेटा जी, यूज़ करो अच्छी बात है, नहीं यूज़ करो बुरी कोई बात नहीं है। ऐसी फिजिक्स में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। बेस और
डिराइव क्वांटिटीज से लगभग फिजिक्स का काम बड़े आराम से चल सकता है, लेकिन उसका काम थोड़ा बहुत और अच्छे से चलने लगे इसलिए हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यूज़ करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक बेटा जी गाड़ी के अंदर बेटा जी इंजन वगैरह में हम ग्रीसिंग वगैरह करते हैं ताकि इंजन जो है स्मूथली काम करें, लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रीस डालोगे नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि ग्रीस ही डाल दोगे तो गाड़ी चलने ही लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके का रोल है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ का फिजिक्स में। और देयर आर टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बेटा जी, there are two supplementary quantities। फिजिक्स में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। उन दोनों क्वांटिटीज का मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं और उनकी यूनिट्स भी बेटा जी। तो पहली क्वांटिटी है प्लेन एंगल। अब ये सर प्लेन एंगल क्या हो गया, सादा एंगल, फिर कहीं बाद में मिला हुआ एंगल कुछ मिल जाएगा, मिक्स एंगल मिलेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने जो 10th में 9th में जो एंगल पढ़ा है वो एंगल ही बेसिकली प्लेन एंगल कहलाता है। प्लेन एंगल क्यों कहलाता है? क्योंकि वो एंगल जो है बेटा जी वो 2D में एंगल को नापता है बेटा जी। जनरली प्लेन एंगल कुछ इस तरीके का दिखता है कि जैसे सर्कल का आर्क है, सेंटर पे ये एंगल बना रहा है थीटा, ये हमारा प्लेन एंगल हो गया। आर्क की लेंथ को मान लेते हैं एस है, एल मान लेते हैं कई लोग, तो हम भी एल ही ले लेते हैं, चलो एल फॉर लेंथ, और आर्क का रेडियस मान लेते हैं आर है। तो ये प्लेन एंगल हमारे पास आ जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब इसकी यूनिट हो सकता है बच्चे चीख के कहें सर हमें तो इसकी यूनिट पता है, सर इसकी यूनिट जो है डिग्री है, नहीं बेटा जी। इसकी जो एस आई यूनिट है, हाँ वो यूनिट है, लेकिन वो एस आई यूनिट नहीं है बेटा जी। इसकी जो एस आई यूनिट है वो है रेडियन। अब सर ये डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो वो भी आप लोग बेटा जी सीख लीजिए, जरूरी है 11th में सीखना आप लोगों के लिए, कि 1 डिग्री जो होता है पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। अब सर ऐसा कैसे होता है, थोड़ा सा कोई लॉजिक, कोई तुक बेटा जी। तो अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पूरा सर्कल होता है, पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है बेटा जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा जी, वो होता है 2 पाई आर। और पूरा सर्कल भी और कुछ नहीं, एक तरीके का सर्कुलर आर्क है। तो इसमें अगर मैं आर्क की लेंथ निकालूं तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला आर इंटू थीटा होता है, तो पूरे सर्कल की जो लेंथ हो जाएगी 360 डिग्री इंटू में आर। आर्क लेंथ हो जाएगा एंगल इंटू में रेडियस। तो इससे सॉल्व करके हमारे पास आ रही है बेटा जी 1 डिग्री की वैल्यू आ रही है पाई बाय 180 रेडियन। तो टेक्निकली जब मैथ में या फिजिक्स में हमें काम करना होता है तो एंगल बेटा जी रेडियन में दिए जाते हैं, इसलिए डिग्री को रेडियन में बदलना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, कई बार आप न्यूमेरिकल करने के लिए रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, तो कहीं पर अगर पाई नजर आ जाए तो पाई रेडियन को 180 डिग्री से रिप्लेस कर देना, और पाई ही नजर आएगा फिजिक्स में, उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बेटा जी, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री डाल दीजिएगा। दूसरा होता है बेटा जी सॉलिड एंगल। इससे आपकी जिंदगी में शायद 12th में एक बार मुलाकात होगी, उसके बाद कभी मुलाकात नहीं होगी बेटा जी। इसको ओमेगा सिंबल से दिखाया जाता है, कई लोग इसे सिग्मा भी कहते हैं बेटा जी, सिग्मा का सिंबल है। फिजिक्स में कई सारे सिग्मा है और आप भी फिजिक्स पढ़ के सिग्मा बन सकते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो स्टी रेडियन है। अब ये जो चीजें हैं बेटा जी, ये दोनों की दोनों चीजें डायमेंशन लेस हैं। अब ये डायमेंशन लेस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये डायमेंशन लेस है ये हमें पता होना जरूरी है। ये बेटा जी बात जो है नीट 2023 में काम आती। नीट 2023 में सवाल पूछा गया था, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल जो होते हैं बोथ आर डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस। तो आप देख रहे हैं नहीं जी, इनके पास तो यूनिट होती है, तो यूनिट तो होती है लेकिन इनके पास डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस होते हैं। क्यों डायमेंशन लेस होते हैं आगे चल के आप इसे समझ जाएंगे। अच्छा सर ये सॉलिड एंगल मेजर कैसे करते हैं? वैसे तो जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी किंतु आपको कभी जरूरत पड़ जाए बेटा जी सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए, तो एक दूसरा नोट पॉइंट यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। सॉलिड एंगल को मेजर करने का फॉर्मूला है
जिस सरफेस एरिया का आप सॉलिड एंगल निकाल रहे हैं उसका एरिया अपॉन में उसकी पॉइंट ऑफ उसकी सेंट्रल पॉइंट से दूरी। अब ये क्या चीज है तो डायग्राम जरा समझते हैं। मान के चलो कि एक स्फीयर लेते हैं। एक स्फीयर में आप बेटा जी एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन लेते हैं बेटा जी। ये छोटा सा पोर्शन का जो छोटा सा एरिया है वो मान लेते हैं डेल्टा ए है। और सेंटर से बेटा जी इस पोर्शन की जो दूरी है बेटा जी वो आपको पता है क्या होगी। इसके हर एक पोर्शन की जो दूरी है वो आर होगी। तो ये जो बीच में सॉलिड 3D में एंगल बन रहा होगा बेटा जी, ये 3D में जो एंगल बन रहा है यही सॉलिड एंगल है। हाउएवर हमें इसे कभी मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मूला आपको बता दिया बाय चांस अगर कोई पूछे कभी तो। और जो कंप्लीट सॉलिड एंगल होता है बेटा जी, कंप्लीट सॉलिड एंगल मतलब कि सर एक स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, बाय चांस कोई आपसे पूछे कि सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर कितना है। वैसे कोई पूछेगा नहीं लेकिन मैथ वाले बच्चों से पूछा जा सकता है। तो सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर जो होता है बेटा जी वो 4 पाई टी रेडियन होता है। और अगर हम सिंबल की बात करें तो रेडियन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं आरएडी, और टी रेडियन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो छोटा एस और छोटा आर साथ में लिखा जाता है। तो इसके साथ बेटा जी हमारा यूनिट के बारे में सारी बातचीत हम लोगों को पता लग गई। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाती है। अगर आपसे पूछे सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं तो रेडियन और टी रेडियन होती है। तो इसके साथ हमारा यूनिट के बारे में हमें सारी बातचीत पता लग गई। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट और टाइप्स ऑफ यूनिट्स और यूनिट्स के बारे में और थोड़ा सा यूनिट के सिस्टम के बारे में बातचीत करेंगे। इसके साथ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन।